तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो न्यू सिलेबस है। ठीक है, चैप्टर 1 है जिसका नाम है कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का दौर। लेकिन अभी इसका जो चैप्टर नाम है वो बदल दिया गया है, इसका नाम है शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो इस चैप्टर में आज की इस वीडियो का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे वो है शीत युद्ध से संबंधित सभी प्रश्न हल सहित। यानी कि शीत युद्ध से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो बनता है कि शीत युद्ध क्या है। तो 1 मार्क्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए 1 मार्क्स में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा और मल्टीपल चॉइस में आएगा तो किस तरह से आपको आंसर इसका टिक करना है, आपको लिखना है। तो देखिए, शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें 2 देशों के बीच रक्त रंजित यानी कि आमने सामने की जो लड़ाई है वो युद्ध ना होकर एक विचारात्मक लड़ाई होती है। यानी कि देखिए, शीत युद्ध से अभिप्राय ऐसी है कि जैसे हमारा पहला विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध हुआ है, इसे हम शीत युद्ध नहीं कहेंगे। अभी के अगर मैं करंट टाइम की आपको एग्ज़ाम दूं तो अभी भारत और चीन के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। यानी कि ऐसा लगता है कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में युद्ध नहीं हो रहा है। दूसरे शब्दों में 2 देशों के बीच युद्ध ना होना अपितु संघर्ष, तनाव व प्रतिद्वंद्विता की स्थिति बने रहना ही शीत युद्ध कहलाता है। ठीक है, तो शीत युद्ध क्या है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 1 मार्क्स में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन किसे कहते हैं। पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन किसे कहा जाता है। तो देखिए, ये पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन तब से कहा गया है जब यूरोप का विभाजन हुआ। तो यूरोप के विभाजन के पश्चात जो पश्चिमी यूरोप था वो अमेरिका में शामिल हो गया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया। इसलिए जिस खेमे में पश्चिमी यूरोप शामिल हुआ है उससे पश्चिमी गठबंधन, और जिस खेमे में पूर्वी यूरोप शामिल हुआ है उससे पूर्वी गठबंधन। यानी कि अगर हम छोटे शब्दों में कहें तो अमेरिका पश्चिमी गठबंधन है और सोवियत संघ पूर्वी गठबंधन है। ठीक है, तो 1 मार्क्स में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब इस चैप्टर में कुछ संधियाँ दी गई हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में कुछ फुल फॉर्म्स आई हुई हैं, उनके बारे में आपको लिखना है, बताना है। ठीक है, तो ये 1-1 मार्क्स में सभी मल्टीपल चॉइस में भी पूछे जा सकते हैं और 2 मार्क्स में किन्हीं 2 को आप पूर्ण रूप भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सभी एक साथ लिए हुए हैं, हम सभी को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आती है साल्ट। साल्ट की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, हिंदी में कहें तो परमाणु अस्त्र परिसीमन संधि। फिर दूसरी आती है LTBT। LTBT है लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, यानी कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि। दूसरी आती है तीसरी है NPT, नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। फिर चौथी है नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि। और ये जो है ये आपकी नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से संबंधित है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विश्व व्यवस्था से, UNCT, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इन सभी को आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। ठीक है, तो इसमें से देखिए जितनी भी ये दी हुई हैं इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी आपसे 1 मार्क्स में मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं कि इसका पूर्ण रूप क्या है या इनका निर्माण कब हुआ या क्यों हुआ। ठीक है, तो सभी को एक साथ मैंने आपको बता दिया है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, हमारे 2 मार्क्स के प्रश्न आते हैं और 2 मार्क्स के प्रश्न में सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाटो का विस्तृत रूप लिखिए या फिर नाटो के बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए नाटो क्या है। नाटो एक पश्चिमी गठबंधन है, यानी कि नाटो जो है वो अमेरिका का गठबंधन है, अमेरिका का संगठन है। ठीक है, तो देखिए नाटो को हम जानते हैं, तो नाटो जो है वो पश्चिमी गठबंधन है। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि यानी कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी जिसमें 12 देश शामिल थे। ठीक है, और इस संगठन ने यह घोषणा की थी कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन 12 देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उससे संगठन में शामिल सभी देशों पर हमला माना जाएगा।
ठीक है। यानी कि नाटो में सम्मिलित जितने भी देश थे, अगर किसी एक पे हमला किया जाता है तो जिस देश ने हमला किया उसके खिलाफ 12 देश एक्शन लेंगे, ठीक है। और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। अब एक छोटा सा पॉइंट है कि सोवियत संघ ने इस नाटो के खिलाफ 1955 में वार्सा नामक संधि की और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। यानी कि जितने भी यूरोपीय देश नाटो में शामिल थे उनका मुकाबला किया जाएगा किस संधि के द्वारा, 1955 में सोवियत संघ के द्वारा जो वार्सा नामक संधि की गई थी उसके द्वारा, ठीक है। तो नाटो का वर्णन कीजिए, ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला 2 मार्क्स का प्रश्न है या 4 मार्क्स का प्रश्न बन सकता है कि महाशक्तियों के छोटे छोटे गुट बनाने के क्या कारण थे। देखिए यहाँ पे गुट लिख गया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो महाशक्तियों के छोटे छोटे गुट बनाने के क्या कारण थे, ठीक है। इसी को अलग से पूछा जा सकता है कि दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा छोटे छोटे गुटों को अपने में शामिल करने के क्या कारण रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों ही महाशक्तियों के अपने अपने गुट बनाने के कई कारण थे, जिसमें से मुख्य जो है वो 4 कारण हैं, ठीक है। अब 4 कारणों में पहला मुख्य कारण है संसाधनों का। गुटों में शामिल देशों के संसाधन, जैसे देखिए जो ये दोनों महाशक्तियाँ जिस देश को अपने गुट में शामिल करती थी, ये उस देश के संसाधनों का उपयोग करते थे, जैसे तेल, खनिज, कोयला और कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का ये उपयोग करते थे। फिर दूसरा था भू क्षेत्र का उपयोग करना। महाशक्तियाँ अपने हथियारों व सेना का संचालन कर सकें और विरोधी देश पर आक्रमण कर सकें, इसलिए वे गुटों को बनाकर उनके भू क्षेत्र का उपयोग करते थे। फिर तीसरा आता है सैनिक ठिकाने। एक महाशक्ति दूसरी महाशक्ति की जासूसी कर सके, इसलिए वो ऐसे देश को अपने गुट में शामिल करते थे जिससे उस देश पे जासूसी की जा सके, उस पर नज़र रखी जा सके, ठीक है। फिर आती है आर्थिक मदद। जिन देशों के साथ महाशक्ति गठबंधन बनाते थे उनके साथ वे सैन्य खर्चा व वाहनों में मददगार होते थे। यानी कि आर्थिक मदद से अभिप्राय यह है कि जिनके साथ ये महाशक्तियाँ गुट बनाती थी, जिनके साथ ये महाशक्तियाँ अपने अपने खेमे में जिन देशों को शामिल करती थी उनसे ये सैन्य खर्चा वसूलती थी, ठीक है। और उनकी आर्थिक मदद भी करती थी और आर्थिक मदद लेती भी थी। तो दोनों ही महाशक्तियों के छोटे छोटे गुटों को बनाने के ये 4 कारण थे। पहला संसाधन का उपयोग कर सके, भू क्षेत्र का उपयोग कर सकें, सैनिक ठिकाने के रूप में उसको बसाया जा सके और आर्थिक मदद ली जा सके, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध के क्या कारण थे। तो ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए शीत युद्ध के क्या कारण रहे थे, ठीक है। तो या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि उन कारणों का वर्णन कीजिए जिनकी वजह से शीत युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये सीधा सीधा जो प्रश्न है वो 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला इसका पॉइंट जो आता है वो आता है विचारधारा। शीत युद्ध का सबसे पहला कारण है विचारधारा का। सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया था एवं अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा। सोवियत संघ ने कौन सी विचारधारा को अपनाया था? साम्यवादी, और अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा को। अब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में लड़ाई जो थी वो इस बात को लेकर होती थी कि किस देश में किसकी विचारधारा का अधिक विकास होगा। यानी कि सोवियत संघ जो था वो चाहता था कि इस देश में साम्यवादी विचारधारा का अधिक विकास हो और इसे हम अपने गुट में शामिल कर लें। वहीं अमेरिका चाहता था कि इस देश में पूंजीवादी विचारधारा का अधिक विकास हो और इसे हम अपने गुट में शामिल कर लें। तो इसलिए कभी कभी इन दोनों की इस बात को लेकर, विचारधारा को लेकर आपस में मनमुटाव हो जाता था, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो कारण है वो है हथियारों की होड़ या फिर दोनों का हथियारों के प्रति मोह। तो पहला पॉइंट है, दो देश द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व की एक महाशक्ति बनना चाहते थे। यानी कि दोनों ही देश विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार तथा आधुनिक हथियार थे और इन्हीं हथियारों के बल पर वह अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। यानी कि दोनों देशों के पास परमाणु और आधुनिक हथियार थे जिसके बल पर ये
विश्व में एक महाशक्ति बनना चाहते थे। जैसे अमेरिका ने 1945 में, सोवियत संघ ने 1949 में, ब्रिटेन ने 1960 में और चीन ने 1964 में परमाणु परीक्षण किए थे। अमेरिका और सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण इसलिए किए थे ताकि उनको इसका राइट मिल जाए परमाणु हथियार रखने का, और ये परमाणु हथियार का उपयोग कर सकें अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हथियारों के प्रति मोह ने भी इस शीत युद्ध को जन्म दिया। ठीक है, ये था दूसरा कारण। तीसरा कारण है गुटबंदी, यानी कि देशों को अपने खेमे में शामिल करना। दोनों ही महाशक्तियाँ अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थीं, इसलिए वे अपने गुट बना रहे थे जिसमें वे सभी नव स्वतंत्र देशों को अपने गुट में शामिल करके उनके संसाधनों का उपयोग कर रहे थे। जैसे कि अभी हमने एक ऊपर प्रश्न देखा था 4 नंबर का कि महाशक्तियाँ छोटे छोटे देशों के साथ गुट क्यों बना रही थी, तो ये एक कारण है शीत युद्ध का कि दोनों ही महाशक्तियाँ गुट बना रही थी जिससे वे उनके संसाधनों का उपयोग कर सकें। ठीक है, तो ये थे शीत युद्ध के 3 कारण। पहला था विचारधारा, सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया हुआ था, अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा को, फिर हथियारों की होड़ ने, फिर गुटबंदी। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 था 4 मार्क्स का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, 6 मार्क्स में अब हमारे 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आएंगे। एक है शीत युद्ध के दायरों का वर्णन कीजिए और एक होगा शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं 6 मार्क्स का हमारा पहला प्रश्न जो कि है कि शीत युद्ध के दायरों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए शीत युद्ध का सबसे पहला दायरा है बर्लिन की नाकेबंदी, और इसको अलग से भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जर्मनी का विभाजन हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया और 1948 में, तो जर्मनी का विभाजन हो गया। पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका ने और पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ ने अपना आधिपत्य जमा लिया। 1949 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। 1949 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, लेकिन अमेरिका ने पश्चिमी बर्लिन पर हवाई मार्गों के द्वारा सुविधा प्रदान की। 1949 में क्या हुआ कि सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, यानी कि वहाँ पे कोई भी आ जा सकता नहीं था। ठीक है, लेकिन हवाई मार्गों के द्वारा अमेरिका ने पश्चिमी बर्लिन पर सुविधाएं प्रदान की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्हीं का आधिपत्य था, किसका? अमेरिका का। ठीक है, लेकिन सोवियत संघ बर्लिन में दी जाने वाली सुविधाओं को रोक नहीं सके। इस डर से बर्लिन में रुकाव संतुलन की स्थिति बना दी, यानी कि सोवियत संघ जो था उसके पास इतने आधुनिक हथियार नहीं थे कि वो अमेरिका के द्वारा हवाई मार्ग से जो सुविधा प्रदान की जा रही थी, सहायता प्रदान की जा रही थी, उसको रोक सके। तो इस स्थिति ने बर्लिन में रोक और संतुलन की स्थिति बना देती। तो ये प्रश्न 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध के दायरों के अंतर्गत रोक और संतुलन की नीति से आप क्या समझते हैं। तो रोक और संतुलन की जो नीति है वो बर्लिन की नाकेबंदी 1948-1949 में बनी थी। ठीक है, तो पहला शीत युद्ध का दायरा हुआ हमारा बर्लिन की नाकेबंदी। चलते हैं अगले शीत युद्ध के दायरे की तरफ। दूसरा है कोरिया युद्ध। अब कोरिया युद्ध हुआ था 1950 से 1953 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया का विभाजन हो गया। उत्तरी कोरिया में साम्यवाद और दक्षिणी कोरिया में पूंजीवाद का आधिपत्य हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ उसके ख़त्म होने के पश्चात कोरिया का भी विभाजन हो गया। उत्तरी कोरिया में साम्यवाद और दक्षिणी कोरिया में पूंजीवाद का आधिपत्य हो गया। उत्तरी कोरिया में चीन ने और दक्षिणी कोरिया में अमेरिका का आधिपत्य हुआ और यह देश गुट में बट गया। यानी कि जो उत्तरी कोरिया था इसमें चीन और दक्षिण कोरिया में अमेरिका का आधिपत्य हुआ और यह देश गुटों में बट गया। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रश्न है मतलब ये जो आंसर है क्यूबा मिसाइल संकट, ये आपसे 4 मार्क्स में पूरा का पूरा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्यूबा मिसाइल संकट जो है ये शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु कहा जाता है। तो ये प्रश्न ये बन सकता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जा सकता है, वर्णन कीजिए। तो देखिए आंसर देखते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट 1961-1962। तो क्यूबा जो है, क्यूबा अमेरिका के किनारे बसा एक समाजवादी देश था। इसी वजह से सोवियत संघ को यह डर सताने लगा था कि कहीं अमेरिका क्यूबा की समाजवादी सरकार को गिराकर वहां अपनी मनपसंद की सरकार की स्थापना ना कर दे। इसलिए सोवियत संघ ने क्यूबा पर मिसाइलें तैनात करने का फैसला किया।
अब देखिए क्यूबा क्या है, क्यूबा जो है वो अमेरिका के किनारे बसा एक द्वीपीय और समाजवादी देश है। इसी वजह से सोवियत संघ को यह डर सताता था कि कहीं अमेरिका जो है वो क्यूबा पर अपनी सरकार यानी कि पूंजीवाद सरकार को वहाँ पे स्थापना ना कर दे। इसी डर से सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। लेकिन जो अमेरिका था, अमेरिका को लगभग 3 हफ्ते बाद यह बात पता चली कि सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी मिसाइलें जो है वो तैनात कर दी हैं। यह देखते हुए अमेरिका ने भी बहुत बड़े कदम उठाए और अपनी जंगी बेड़ों को आगे कर दिया और पहली बार दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने। यानी कि जब अमेरिका को 3 हफ्ते बाद यह पता चला कि सोवियत संघ जो है वो क्यूबा पर अपनी मिसाइलें तैनात कर रहा है, तो अमेरिका ने भी अपने आधुनिक हथियारों को, जंगी बेड़ों को आगे कर दिया, यानी कि मतलब उन हथियारों को आगे कर दिया। और ये पहली बार था जब सोवियत संघ और अमेरिका युद्ध के मामले में आमने सामने आई थी। इसीलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा लगा कि युद्ध हो ही जाएगा, यानी कि जब ये दोनों देश आमने सामने आ गए तो ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो ही जाएगा और शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस घटना को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है क्योंकि पहली बार दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने आईं और ऐसा लगा कि दोनों में युद्ध हो ही जाएगा। ठीक है, तो क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, आपसे ये 4 मार्क्स में अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और 6 मार्क्स में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि शीत युद्ध के दायरे क्या हैं, तो आपको ये 4 लिखने, 3 मैंने अभी आपको बता दिए। एक बचता है हमारा वियतनाम युद्ध। ठीक है, तो देखिए वियतनाम युद्ध क्या है। उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद और दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवाद। वियतनाम जो था ये 2 भागों में बट गया, एक तो उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद आ गया और दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवाद आ गया। उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम में उपस्थित सोवियत संघ और अमेरिकी सेना के बीच में युद्ध हुआ। इसी को वियतनाम युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे शीत युद्ध के 4 दायरे। एक तो वियतनाम युद्ध, एक था क्यूबा मिसाइल संकट, एक है कोरिया युद्ध और एक है बर्लिन की नाकेबंदी। तो शीत युद्ध के दायरों का वर्णन कीजिए। अगर ये प्रश्न आ जाता है तो 6 मार्क्स में आप ये प्रश्न का आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन क्यूबा मिसाइल संकट जो है इसको 4 मार्क्स से अलग से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 6 मार्क्स का ये पहला प्रश्न खत्म हुआ। अगला प्रश्न क्या है हमारा दोस्तों, 8वां प्रश्न है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न है कि शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण रहे, या फिर इस प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता है कि उन कारणों का वर्णन कीजिए जिसकी वजह से शीत युद्ध खत्म हो गया। ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, शीत युद्ध ने पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया था, लेकिन ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से ये कोहराम जो था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे। तो देखिए सबसे पहले तो एक छोटी सी भूमिका लेते हैं कि शीत युद्ध की वजह से दोनों ही महाशक्तियों का जो सैन्य खर्चा था, यानी कि सेना को संभालने का, हथियारों को बनाने का, वो बहुत बढ़ने लगा था। और दोनों ही महाशक्तियों को लगा कि अगर वह एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए जाएंगे तो इसमें हानि दोनों की ही होनी है। मुकाबला करने से अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाएंगे तो सिंपल सी बात है कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ख़राब होगी। इसी वजह से दोनों महाशक्तियों ने तय किया कि वे आपस में समझौते करेंगे और इन हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाएंगे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी संधियाँ की। ठीक है, तो इन संधियों की लाइन में, मतलब इन संधियों की श्रेणी में सबसे पहली संधि आती, मतलब इन्होंने अपने जो परमाणु हथियार थे उन पर नियंत्रण करना पहले शुरू किया। ठीक है, तो देखिए दोनों ही महाशक्तियों के पास परमाणु हथियारों को भंडार था। दोनों को पता था कि अगर युद्ध हुआ तो नुकसान दोनों को ही होगा, इसलिए उन्होंने इस युद्ध को समाप्त करने की बात समझी और कई परमाणु परीक्षण से संबंधित इन्होंने संधियाँ की। अब इन संधियों की श्रेणी में सबसे पहली संधि आती है परमाणु अप्रसार संधि, जैसा कि हमने अभी ऊपर जाना था। ठीक है, इसे कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि, यानी कि NPT। ठीक है, इस संधि के अनुसार उन देशों को परमाणु संपन्न देश माना गया है जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार का विस्फोट कर चुके हैं, परमाणु हथियार का परीक्षण कर चुके हैं। और इस संधि के अनुसार इन देशों के अलावा कोई भी अन्य देश परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं कर सकता। यानी कि परमाणु अप्रसार संधि पर, यानी कि NPT पर जिसने ये हस्ताक्षर किए हैं उसने ये मान लिया है कि अब मतलब कि देखिए वैसे तो 1 जनवरी 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया है उन्होंने ही इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन जिस
जिन देशों ने इन पर हस्ताक्षर किए उसके अलावा अब कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर दूसरी संधि आती है परमाणु अस्त्र परिसीमन संधि यानी कि साल्ट, स्ट्रेटेजिक्स आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। इसके तहत क्या बात की गई कि अमेरिका और सोवियत संघ ने हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाने का प्रयास किया, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ ने जो हथियारों के उत्पादन कर रहे थे उन पर रोक लगाने का प्रयास किया। दोनों ने आपस में कुछ विशेष हथियारों को लेकर समझौते किए और फैसला किया कि इनके उत्पादन को रोका जाएगा, यानी कि इन्होंने कुछ हथियारों को लेकर आपस में समझौता किया कि इन हथियारों को हम उत्पादन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर तीसरी संधि आती है सीमित परमाणु परीक्षण संधि, जिसे कहते हैं LTBT, लिमिटेशन टेस्ट बैंड ट्रीटी। इसके तहत क्या हुआ, यह संधि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। यानी कि इस संधि के अकॉर्डिंग ये परमाणु परीक्षण संधि LTBT जिसने इस पर हस्ताक्षर किए हैं उसने यह मान लिया है, उसने यह वादा किया है कि हम वायुमंडल में, अंतरिक्ष में और पानी के अंदर परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेंगे। इस पर अमेरिका ने और ब्रिटेन ने, सोवियत संघ ने 5 अगस्त 1963 को मॉस्को में हस्ताक्षर किए थे और ये 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावित हुई। यानी कि इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने 1963 5 अगस्त को मॉस्को में हस्ताक्षर किए थे, जो कि 1963 10 अक्टूबर से ये प्रभावित हुई थी। अब इसी श्रेणी में शीत युद्ध के समाप्ति का सबसे बड़ा कारण था गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल में। तो देखिए, शीत युद्ध की पकड़ को ढीला करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित दोनों देशों ने अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि इन देशों ने, हालांकि इन्होंने भाग तो नहीं लिया था, लेकिन वैश्विक स्तर पर इन्होंने इस आंदोलन में सभी जो नव स्वतंत्र देश शामिल थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी महाशक्ति की आलोचना कर सकते थे, ये उनको राइट था। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग नहीं लिया था। अब एक आता है आर्थिक कारक, यानी कि शीत युद्ध की समाप्ति का एक सबसे बड़ा कारण रहा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है कि वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना को अधिक क्षति पहुंची थी। वियतनाम जो युद्ध हुआ था, जो कि शीत युद्ध के दायरों के तहत हमने पढ़ा था, उसमें अमेरिकी जो सेना थी उससे अधिक क्षति पहुंची थी। रूस के नेताओं को यह एहसास हुआ कि संसाधनों का उपयोग हथियार निर्माण की जगह अगर देश के विकास में किया जाए तो उससे सोवियत संघ और अमेरिका का दोस्ताना रिश्ता पहले बनाया जाए। ठीक है, यानी कि जो सोवियत संघ था, ये रूस लिख गया है, ये यहाँ पे सोवियत संघ होगा। सोवियत संघ के नेताओं को यह एहसास हुआ कि अगर हथियारों के निर्माण की जगह ये जितना पैसा हम हथियारों को निर्माण में लगा रहे हैं वो देश के विकास में लगाएंगे तो देश का विकास अधिक होगा। इसके लिए हमें अपने जो अमेरिका है, अमेरिका दूसरी महाशक्ति, उसके साथ हमें दोस्ताना रास्ता अपनाना होगा। तो ये था दोस्तों शीत युद्ध की समाप्ति के मेन कारण। अगला जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित। ये इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपसे शीत युद्ध से संबंधित जितने प्रश्न थे वो आपको समझ में आए हों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक कमेंट करके जाइएगा। दोस्तों देखिए, इस चैप्टर में हमने शीत युद्ध से संबंधित सभी प्रश्न जाने हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित प्रश्न और एक छोटा सा टॉपिक है आपका नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में आपके इसी चैप्टर के सेकंड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।